आज हम देख रहे हैं कि भारतीय महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस देश की महिलाओं को शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार से वंचित रखा गया था। यह अन्याय दूर करने हेतु महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने अपना समूचा जीवन महिला उत्थान के लिए समर्पित किया। महान समाज सुधारक तथा भारत रत्न धोंडो केशव कर्वे जी का जन्म 18 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में मुरुड नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता रस्सी बुनाई का धंधा कर जीवन बसर किया करते थे। इस निर्धन अवस्था में भी वे अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे। महर्षि कर्वे जी में भी शिक्षा के प्रति बेहद लगाव था। महर्षि कर्वे में छोटी आयु से ही समाज सुधार के प्रति रुचि दिखाई देने लगी थी। उनके गांव के ही कुछ विद्वान और समाज के प्रति जागरूक लोगों जैसे राव साहब मांडलिक और सोमन गुरुजी ने उनके मन में समाज सेवा के प्रति समर्पण की भावना और उच्च चारित्रिक गुणों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके भीतर समाज सेवा के यह गुण दिन प्रतिदिन निखरते चले गए। अत्यंत विपन्नता में जीवन व्यतीत करते हुए जब वे किसी अति निर्धन मनुष्य को देखते तो उनका संवेदनशील मन पसीज जाता था। ऐसे समय में जो भी उनके पास होता उसे वे दे देते थे। सन 1851 में उन्होंने देशभक्त और समाजसेवी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानड़े जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ सार्थक करने की योजना बनाई। सन 1891 में अंतिम माह में वे पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से वह डेक्कन शिक्षा समिति के आजीवन सदस्य भी बने। महाराष्ट्र की जिन महान विभूतियों ने सामाजिक सुधार के साथ साथ नारी शिक्षा हेतु अपना सर्वस्व होम कर दिया, उनमें महर्षि कर्वे का नाम सर्वप्रमुख है। तत्कालीन रूढ़िग्रस्त भारतीय समाज में नारी शिक्षा के माध्यम से जो चेतना तथा जागृति उन्होंने उत्पन्न की वह उल्लेखनीय है। डॉक्टर कर्वे को आधुनिक युग का महर्षि कण्व कहा जाता है। महर्षि कण्व ने अनाथ और परित्यक्ता शकुंतला को नवजीवन प्रदान किया था, परंतु महर्षि कर्वे ने हमारे समाज की परित्यक्ता विधवाओं को नवजीवन प्रदान किया और उन्हें समाज में मस्तक ऊंचा करके चलने और अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ बनाया। उनका कार्यक्षेत्र विशेष रूप से महाराष्ट्र रहा। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की तरह उन्होंने अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया था। उनकी श्रेष्ठ कार्य के प्रति निष्ठा की सुरभि सर्वत्र फैली और आज सारा देश उससे सुवासित है। कर्वे जी 104 वर्षों तक जीवित रहे। जब देश भर में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई तो बम्बई की एक सभा में नेहरू जी ने कहा था, आपके जीवन से प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त होती है। आपका जीवन इस बात की बेमिसाल कहानी है कि एक मानव क्या कर सकता है। मैं आपको बधाई देने नहीं आया, वरन आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, डॉक्टर कर्वे का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि दृढ़ धारणा वाला साधारण व्यक्ति भी सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में भी क्या कार्य कर सकता है। अन्ना साहेब के नाम से जाने जाने वाले कर्वे जी की प्रारंभिक शिक्षा अत्यंत कठिनाइयों में हुई। वे घर पर रहकर ही परीक्षा की तैयारी करते और 120 किलोमीटर दूर परीक्षा देने के लिए पैदल जाया करते थे। इस तरह मुरुड, रत्नागिरी में उन्होंने विद्यालयीन शिक्षा अर्जित की तथा बम्बई के कॉलेज से उन्होंने 1884 को स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक करने के उपरांत
उन्होंने पूना के फर्गुसन कॉलेज में नाममात्र वेतन पर गणित पढ़ाना शुरू किया था। केवल 75 रुपये मासिक वेतन पर वे 25-30 वर्षों तक फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाते रहे। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की दशा में सुधार, विधवा विवाह व दलितों के प्रति उनके मन में कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। महर्षि कर्वे स्त्री को समाज का महत्वपूर्ण अंग मानते थे। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा के साथ साथ उनकी दुर्दशा देखकर वे काफ़ी चिंतित रहा करते थे। 26 वर्ष की अल्पायु में ही जब उनकी पत्नी का देहावसान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी के इस तरह असामयिक मृत्यु का कारण अल्पायु में विवाह एवं कम अवस्था में मातृत्व का बोझ न सह पाना ही था। अतः उन्होंने स्त्रियों की विवाह की आयु को बढ़ाने हेतु लोगों में जागृति लाने का कार्य आरंभ किया। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके घरवालों ने उन्हें पुनर्विवाह के लिए प्रेरित किया, लेकिन उस समय के प्रबल सामाजिक व पारिवारिक विरोधों को सहते हुए उन्होंने एक विधवा से विवाह किया। आनंदीबाई नामक इस विधवा को लेकर जब वे घर पहुँचे तो उन्हें अस्पृश्य मानकर उनके घरवालों ने कर्वे तथा उनकी पत्नी के साथ अत्यंत बुरा व्यवहार किया। मुरुड में उन्हें समाज बहिष्कृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इस बात से कर्वे जी बेहद आहत हुए और उन्होंने विधवा विवाह हेतु जागृति लाने का कार्य जोर शोर से शुरू कर दिया। कर्वे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की, किंतु शीघ्र ही उन्हें पता चल गया कि इक्के दुक्के विधवा विवाह करने अथवा विधवा विवाह का प्रचार करने से विधवाओं की समस्या हल होने वाली नहीं है। अधिक आवश्यक यह है कि विधवाओं को शिक्षित बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाए ताकि वे सम्मानपूर्ण जीवन बिता सकें। अनाथ तथा बाल विवाह का दुख भोग रही कन्याओं के लिए उन्होंने 1900 में पुना के पास हिंगणे नामक स्थान पर अनाथ बालिकाश्रम की स्थापना की, जहां शिक्षा के साथ साथ उन्हें साधारण घरेलू व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। कर्वे जी को जो भी आमदनी प्राप्त होती थी उसे वे इसी आश्रम के संचालन में लगाया करते थे। कालांतर में इस आश्रम को एक अनाथ विधवा आश्रम तथा कन्या आश्रम में विभक्त कर दिया गया। उनके इस प्रगतिशील विचारों और कार्य के लिए तत्कालीन कट्टरपंथी समाज में उन्हें काफ़ी आलोचनाओं, विरोधों तथा अपमान का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे अपने इस कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प थे। महर्षि कर्वे ने इससे विचलित हुए बिना घर घर जाकर तथा विभिन्न सभाओं में स्त्री शिक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग अपनी लड़कियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजने लगे। स्त्री शिक्षा के प्रति समाज में धीरे धीरे जागृति आने लगी थी। आश्रम चलाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, 75 रुपये का नियमित वेतन, 5000 की बीमा पॉलिसी आश्रम के लिए दान कर दी। कर्वे जी के इस समर्पित कार्य को देखते हुए उस समय के कुछ संपन्न लोगों ने उन्हें आर्थिक दान देने की घोषणा की। फलस्वरूप 1916 में कर्वे के अथक प्रयासों से पूना में महिला विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, जिसका पहला कॉलेज महिला पाठशाला के नाम से 16 जुलाई 1916 ईस्वी सन को खुला। महर्षि कर्वे इस पाठशाला के प्रथम प्रिंसिपल बने, लेकिन धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना पद त्याग दिया और धन संग्रह के लिए निकल पड़े। उन्होंने विश्वविद्यालय के कोष में 2,16,000 रुपये से अधिक धनराशि जमा कर दी थी। इस बीच बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति सर विट्ठलदास दामोदर ठाकरसी ने महिला विश्वविद्यालय को 15 लाख रुपए दान में दिए। अतः इसके बाद महिला विश्वविद्यालय का नाम श्री ठाकरसी की माता के नाम पर श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसी SNDT विश्वविद्यालय रख दिया गया
और कुछ वर्ष बाद इसे पूना से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। 70 वर्ष की आयु में कर्वे उक्त विश्वविद्यालय के लिए धन संग्रह करने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका भी गए। इस तरह उन्होंने देश तथा विश्व भर में भ्रमण यात्राएं करके इस दिशा में कार्य करने हेतु धन एकत्रित किया और इससे बालिका विद्यालय एवं महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां मातृभाषा की शिक्षा को अनिवार्य किया। इस तरह 104 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त कर संसार में अपना नाम अमर कर गए। अपने महान कार्यों के कारण ही वे अन्ना साहेब से महर्षि कर्वे के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस महापुरुष को भारत सरकार ने सन 1958 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान कर गौरवान्वित किया। उन्होंने बालिका शिक्षा की जो पहल की वह उनके महानता का ही उदाहरण है। नारी जाति के उद्धार के रूप में महर्षि कर्वे का जो योगदान है वह निसंदेह विशिष्ट है। विधवाओं की दशा में सुधार हेतु उन्होंने जो पहल की वह भी उनके महत् कार्य की कहानी कहते हैं। महर्षि कर्वे मात्र एक मानव ही नहीं बल्कि सही अर्थों में एक महामानव थे, जो जीवन भर मानव कल्याण के लिए संघर्षरत रहे।